सभी दोस्तों को सुयश एकेडमी अलवर की ओर से मैं अभिवादन करता हूं अपने चैनल पर। और सभी बच्चे जो तैयारी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, उन सभी प्रतिबद्ध बच्चों के लिए मैं क्लासेस रेगुलर डाल रहा हूं जितनी मेरी कोशिश है। ठीक है, तो अभी जो मैं क्लासेस डाल रहा हूं वो एक तो संविधान की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और दूसरी जो क्लासेज चल रही हैं वो आपके राजस्थान ज्योग्राफी की कुछ क्लासेज डाल रहा हूँ मैं, जिनमें राजस्थान की नदियाँ मुख्य रूप से चल रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या संवैधानिक विकास में जो मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ, कुछ बच्चे उनको देख नहीं रहे हैं क्योंकि उन पर व्यूअर बहुत कम आ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि कौन कौन बच्चे नहीं देख रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या संवैधानिक विकास की जो वीडियोज़ हैं दोस्तों, ये आपके मोस्टली जो बुक्स हैं, जो गाइड हैं आपकी, उन गाइड्स में भी इनसे संबंधित जो है मटेरियल कम ही अवेलेबल होता है और परीक्षाओं में अक्सर कर यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि आप लोग उसको पढ़ नहीं रहे हैं और फिर आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो आप उन वीडियोज़ को रेगुलर देखिए। हम लोग राजस्थान की नदियों को पढ़ रहे थे और राजस्थान की जो नदियां हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि इनको तीन प्रकारों में बांटा जाता है। पहला प्रकार बंगाल की खाड़ी की नदियां, ठीक है, दूसरा अरब सागरीय और तीसरा अंतः प्रवाही। ठीक है, तो हमने अरब सागरीय नदियां तो पढ़ ही ली हैं और अंतः प्रवाही नदियों में केवल एक दो नदियां शेष हैं, जैसे घग्गर। और आज हम बंगाल की खाड़ी वाली नदियां स्टार्ट करेंगे और जैसे ही कोई लास्ट छोटी नदियां बचेंगी उनके साथ ही अंतः प्रवाही घग्गर नदी को मैं क्लियर करवा दूंगा। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की शाखा की नदियों में जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं, एक तो चंबल और उसकी सहायक नदियां, दूसरी है बनास और उसकी सहायक नदियां, और तीसरी है बाणगंगा और उसकी सहायक नदियां। इसके अलावा गंभीर नदी और है, वो गंभीर नदी भी इसी शाखा में आती है। ये सभी नदियां जो आपकी हैं ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में पहुंचाती है। गंभीर नदी यमुना में गिरती है, चंबल भी यमुना में गिरती है, बनास चंबल में गिर जाती है और बाणगंगा भी यमुना में गिरती है। ठीक है, इस प्रकार ये सारी नदियां अपना जल कहाँ ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चंबल नदी की। दोस्तों, जो चंबल नदी है ये आपके मध्य प्रदेश में एक जगह है, जनापाव की पहाड़ियाँ। जनापाव की पहाड़ियाँ, ये जो जगह है जनापाव की पहाड़ियाँ दोस्तों, ये आपके विंध्याचल श्रेणी में है। ठीक है, अरावली में नहीं है, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसमें एक पहाड़ी है जनापाव की पहाड़ी। तो ये यहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये जो जगह है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में महू जिले में है। महू डिस्ट्रिक्ट है, जिला मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी। यहाँ से जनापाव की पहाड़ियों से निकलने वाली चंबल नदी इस तरह से राजस्थान में एंटर करेगी आपके भैंसरोगढ़ के पास। ठीक है, भैंसरोगढ़ में एक जगह है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ से एंटर करेगी और उसके बाद सीधे लगभग 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है और फिर 241 किलोमीटर राजस्थान एमपी की सीमा बनाती हुई सीधे उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों यमुना नदी आ रही है, तो ये वहाँ जा करके यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों, अब ये यमुना में जब यहाँ मिलती है जिस जगह पर, इस जगह का नाम है इटावा। इटावा कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश। इटावा उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिलती है और इस जगह से यानी कि जनापाव की पहाड़ियों से और इटावा तक ये जो टोटल दूरी तय करती है, इसकी जो कुल कह सकता हूँ मैं लंबाई है, ये लंबाई है 965 किलोमीटर। यानी कि इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 965 किलोमीटर। कुछ बुक्स इसकी लंबाई 1031 किलोमीटर भी बता देती हैं। ठीक है, जैसे एक लक्ष्य नामक पुस्तक है, वो 1031 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको बताती है। ठीक है,
तो इसकी जो एक्चुअल लंबाई है वो आपको 965 किलोमीटर याद रखनी है। अगर बाई चांस कभी ऐसा हो कि परीक्षा में 965 नहीं आए और ये आपको ऑप्शन इसके अलावा कोई और दिख रहा है इसके आसपास 1000 किलोमीटर के आसपास, तो आप वो भी टिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जो चंबल नदी है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों चौरासीगढ़ से। कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़। ये चौरासीगढ़ कहाँ है दोस्तों? ये चौरासीगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। आपको पता है चित्तौड़गढ़ एक खंडित जिला है जिसका एक हिस्सा यहाँ पे इस तरह आता है और दूसरा हिस्सा आपके यहाँ पे आता है। तो ये जो दूसरा हिस्सा है ना दोस्तों, इस वाले हिस्से में है ये चौरासीगढ़, जो कोटा से लगता हुआ हिस्सा है उसमें चौरासीगढ़ जगह है। वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है और वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इसमें सबसे पहले जो नदी मिलती है, पहली सहायक जो है इसकी राजस्थान में, पहली सहायक नदी कहाँ पे दोस्तों? ये राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। वैसे तो इसको मध्य प्रदेश में इसमें एक शिप्रा नदी है, शिप्रा या छिप्रा, जहाँ पे दुर्गादास राठौड़ की छतरी है, ठीक है, वो इसी के किनारे शिप्रा या छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन के पास से आती है शिप्रा। यहीं पे कुंभ का मेला लगता है दोस्तों, है ना, शिप्रा नदी के किनारे। तो ये भी इसकी ही सहायक है, चंबल में ही मिलती है। लेकिन राजस्थान में पहली जो सहायक नदी है वो है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, या इसको बोलते हैं बामनी, ठीक है, बामनी या ब्राह्मणी। ये जो बामनी या ब्राह्मणी जो नदी है दोस्तों, इस नदी के किनारे ही भैंसरोडगढ़ का किला बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ का किला सुना है ना आपने, राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, तो वो भैंसरोडगढ़ का किला इसी चंबल नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? जहाँ पर ब्राह्मणी और चंबल दोनों नदियाँ मिलती हैं उस जगह पर, ठीक है। अब जब ये चंबल थोड़ा सा आगे चलती है, ठीक है, इस तरह जा रही है चंबल, तो पहले जो ये सहायक नदी इसमें बाईं ओर से मिल रही है वो कौन सी है दोस्तों? मैंने आपको बताया ब्राह्मणी। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलती है और थोड़ा सा आगे चलने के बाद इसमें नानेरा एक जगह है, नानेरा, कहाँ पे? कोटा में। यहाँ पर इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है काली सिंध, और काली सिंध में एक नदी और मिलती है इसकी सहायक, वो है आहू। और ये आहू और काली सिंध जो दोनों मिलती हैं गागरोन फूट पे मिलती हैं, गागरोन। इन दोनों के किनारे जो किला बना हुआ है वो गागरोन। राजस्थान के दोनों जल दुर्ग हैं, ध्यान रखना, एक ये आपके भैंसरोडगढ़ और ये आपके गागरोन, ठीक है, भैंसरोडगढ़। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं और ये राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है गागरोन। तो काली सिंध नदी जो है ये आहू को साथ लिए और आगे चलती है और नानेरा नामक स्थान पर कोटा में किसमें मिल जाती है दोस्तों? चंबल में, ठीक है, काली सिंध मिल जाती है, नानेरा। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, नानेरा जो है आपने सुना होगा परशुराम, तो जो परशुराम जी थे उनकी तपोस्थली के रूप में जाना जाता है नानेरा नामक स्थल को। चलिए आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा चलने के बाद इसमें एक सहायक नदी और मिलती है, पालिया गांव। ये दोस्तों गांव है पालिया, कहाँ पे? ये भी कोटा में है। और यहाँ इसमें जो नदी मिलती है दोस्तों, इस नदी का नाम है आपके पार्वती, ठीक है, पार्वती नदी मिलती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलती है नदी, थोड़ा सा और आगे चल के ये घुस जाती है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में इसका जो सामना होता है वो रेत के साथ होता है। यहाँ तक जो नदी ये बह रही है, ये किस में बह रही है दोस्तों? पहाड़ियों में, ठीक है। सवाई माधोपुर में रेत में आती है तो रेत में बीहड़ बनाती है। इधर से एक नदी बह के आ रही है खमनौर राजसमंद से, इसका क्या नाम है दोस्तों? बनास। तो ये जो बनास नदी है ये रामेश्वरम एक जगह है, रामेश्वरम, कहाँ पे दोस्तों? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में। इस जगह पर आकर ये बनास नदी चंबल में मिल जाती है। और इसके साथ एक मध्य प्रदेश की तरफ से एक नदी मिलती है, इसमें सीप, ठीक है, सीप और बनास ये दोनों मिलती हैं किसमें? चंबल में। और यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं, 3 नदियाँ। और उसके बाद ये आगे चल जाती है और आगे चलकर ये धौलपुर से बाहर निकलकर सीधे उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और अंत में इटावा नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है दोस्तों? चंबल नदी, यमुना नदी में। दोस्तों अगर चंबल के उपनाम की अगर मैं बात करूं, अभी इसके जो भाव है इसको एक बार नक्शे पर और समझेंगे ढंग से, ठीक है। अभी मैं जनरल बता रहा हूं आपको, कहीं ऐसा ना समझे कि गुरुजी ने बहुत जल्दी ही निपटा दिया और इतनी जल्दी इसको फ्री कर दिया है। अभी इसको और समझेंगे डिटेल, थोड़ा सा मैं इसके उपनामों के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेता हूँ। अभी जनरल बात कर रहे हैं हम चंबल की। तो चंबल नदी का जो उपनाम है दोस्तों वो क्या है? तो चंबल नदी को कहा जाता है चर्मण्यवती।
चर्मण्यवती नदी। ठीक है। दूसरा इसे कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। ठीक है। इसके अलावा इसे कहा जाता है नित्यवाही नदी, नित्यवाही नदी, या मैं कह सकता हूँ बारहमासी नदी, बारहमासी नदी। ठीक है। यानी कि नित्य बहती है या 12 महीने बहती है, इसलिए इसे नित्यवाही या बारहमासी नदी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल रखने वाली नदी है, सतही जल रखने वाली नदी। ठीक है। तो राजस्थान की ऐसी नदी जो सर्वाधिक सतही जल रखती है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो कौन सी है? चंबल है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे राजस्थान की सर्वाधिक अपवाह तंत्र रखने वाली नदी, ठीक है, तो वो सर्वाधिक अपवाह तंत्र रखने वाली नदी भी कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी। चलिए तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं चंबल नदी का डीएनए टेस्ट। चंबल नदी इस नक्शे पे आप हूबहू जिस प्रकार से नक्शे पे मैंने ये नदियाँ, सहायक नदियाँ वगैरह जो छापी हैं, ये सेम टू सेम दोस्तों इसी तरह ये नदी बहती है और इसी तरह इसकी सहायक नदियाँ हैं जो हैं वो इसमें मिलती हैं। तो ध्यान से यहाँ देखें कि जनापाव की पहाड़ी जो विंध्याचल की श्रेणियों में है, यानी कि महू डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद ये आगे चलती है मंदसौर, ये जो जगह है मंदसौर दोस्तों ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। और यहाँ पर इस पर एक बांध बनाया गया है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। इस बांध का नाम है दोस्तों गांधी सागर बांध। ठीक है। इसके बाद ये आगे चलती है, आगे चल के 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी और इस जगह से और इस जगह तक, यानी कि मध्य प्रदेश में आपके महू से चलने के बाद और 84गढ़ तक जो ये चलती है टोटल, वो चलती है 325 किलोमीटर। 325 किलोमीटर बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर ये आगे थोड़ा सा आगे चल के ही भैंसरोडगढ़ के पास इस पर एक जलप्रपात बना हुआ है। जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, जहाँ से किसी ऊंचाई से पानी गिरता है, नदी ऊंचाई से नीचे गिरती है, उसे जलप्रपात कहा जाता है दोस्तों। तो एक जलप्रपात है यहाँ पर जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। क्या नाम है जलप्रपात का दोस्तों? चूलिया। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, चूलिया जलप्रपात लिख लीजिए आपके नोट्स में कि चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है, जो 18 मीटर ऊंचा है और 60 फीट, मीटर में तो 18 मीटर और अगर फिट में देखें तो 60 फीट ऊंचा है। ये कौन सी नदी पर है दोस्तों? चंबल नदी पर, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो यानी वाटरफॉल या जलप्रपात समझ गए आप कि नदी किसी ऊंचाई वाली जगह से नीचे गिरती है। आपको पता होना चाहिए ये जो नदी यहाँ से चलती है और आपके कोटा तक पूरा का पूरा जो चलती है पहाड़ियों में ही चलती है, कहीं भी इसका संपर्क जो है वो स्थल भाग से नहीं होता है। ध्यान रखना आप। ठीक है। और राजस्थान में तो ये गॉर्ज में बहती है, गहरे गॉर्ज में, पहाड़ियों के नीचे। ठीक है। गॉर्ज बना रखा है इसने, पहाड़ियों को काट के उसमें बहती है। जैसा कि आप जो फर्स्ट में मैंने आपको जो बैकग्राउंड दिखाया था, मैं स्टार्टिंग जब वीडियो की थी, तो वो जो पीछे आपको दिख रही है वो चंबल नदी ही थी दोस्तों। एक बार दोबारा देख लेना अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो दोस्तों ये चंबल नदी यहाँ से एंटर करेगी आपके 84गढ़ से, फिर जाएगी है थोड़ा आगे। इसमें एक नदी मिलती है दोस्तों, इसका नाम क्या है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी जब इसमें मिलती है तो जिस जगह पर ये मिलती है उस जगह का नाम है दोस्तों भैंसरोडगढ़। यहाँ पर एक किला बनाया गया है, भैंसरोडगढ़ का किला, जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। ठीक है। उसके थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो इस पर एक किला एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध यानी कि जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है। तो राणा प्रताप सागर बांध इस पर बनाया गया है, जो राजस्थान में बना चंबल पर पहला बांध है। उससे फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक ऊपर माल के पठार से एक नदी आती है जिसका नाम है कुराल। ये कुराल नदी इसमें मिल जाती है। सबसे पहले कौन सी नदी मिली थी? ब्राह्मणी या बामनी नदी। ये कहाँ से आती है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ से ही आती है। ठीक है। इस चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा खंड है ना, ये वाला दूसरा, इसी खंड में बहती है केवल ये। तो कुराल नदी जो है ऊपर माल के पठार से निकलती है, बूंदी में बहती हुई सीधे चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इधर से काली सिंध नदी जो है, जो देवास मध्य प्रदेश से निकलती है,
अपने साथ आहू नदी को लिए हुए, ठीक है। दोनों के दोनों फिर बारां में जाती हैं, झालावाड़ में बहने के बाद, ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद बारां में जाती हैं, बारां में इसमें परवन नदी भी मिल जाती है। तो परवन, कालीसिंध और आहू तीनों एक ही नदी होती है जिसे कालीसिंध कहा जाता है। और ये नानेरा गांव में, कौन सी जगह है दोस्तों, ये नानेरा गांव कोटा, यहाँ पर ये मिल जाती है। नानेरा मैंने आपको बताया था परशुराम जी की तपोस्थली, वहाँ पे ये मिलती है। उसके बाद एक मेज नदी है जो मांडलगढ़ से निकलती है। मांडलगढ़ कहाँ है दोस्तों, भीलवाड़ा में। वहाँ से निकलने के बाद ये बूंदी में बहती हुई ये मेज नदी कहाँ चली जाती है, सीधे चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद पार्वती नदी है दोस्तों, जो सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर बारां जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। और बारां जिले में बहती हुई कहाँ जाती है, सीधे पालिया गांव। ये पालिया गांव दोस्तों कोटा और सवाई माधोपुर दोनों के सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिए कई पुस्तकों में ये जो नाम है इसका पालिया गांव का, ये सवाई माधोपुर में मिल जाता है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन अब आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी दोनों ही बोर्डों ने देना बंद कर दिया, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर ये नदी पार्वती नदी पालिया गांव जो कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा पर है, इसमें मिल जाती है। उसके बाद इसमें जो अगली नदी आ रही है वो दोस्तों सबसे बड़ी नदी है राजस्थान में बहने वाली, यानी कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम क्या है दोस्तों, बनास। ये बनास इसमें मिलती है। और बनास इसमें कहाँ आकर मिलती है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में जिधर बनास आ रही है, इधर मध्य प्रदेश से सीप नदी इसमें आके मिलती है। ये दोनों नदियां दोस्तों जिस जगह पे मिलती हैं, इस जगह का नाम है रामेश्वरम। कौन सी जगह है, रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम में जो चंबल है ये त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछे चंबल का त्रिवेणी संगम कौन सी जगह पे बन रहा है, तो रामेश्वरम में। कहाँ पर है ये जगह, सवाई माधोपुर में है दोस्तों, ठीक है। भगवान शिव का यहाँ पर जो है एक ज्योतिर्लिंग भी है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी है रामेश्वरम में। उसके बाद दोस्तों ये नदी आगे चलती है और करौली में इसमें एक नदी आती है मध्य प्रदेश से, जिसका नाम है कुन्नू। ये आपके बारां में बहती है पहले तो, फिर मध्य प्रदेश में चली जाती है और फिर करौली की सीमा पर आकर के ये कुन्नू नदी इसमें गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद ये नदी फिर आगे चलती है, धौलपुर में आती है। धौलपुर से आने के बाद फिर ये उत्तर प्रदेश में जाती है और उत्तर प्रदेश में मुरादगंज जो जगह है प्रॉपर, जो इटावा जिले में पड़ती है, यहाँ पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। कुल कितना बहती है दोस्तों, 965 किलोमीटर बहती है, ठीक है। इस 965 में से 325 तो ये कहाँ बह लेती है, जनापाव से लेकर के 84गढ़ तक। फिर 84गढ़ से लेकर और आपके यहाँ पर सवाई माधोपुर में जहाँ पे ये मिलती है इस जगह से, यानी कि जहाँ से रेत में प्रवेश करती है, और रेत में जहाँ से प्रवेश करती है वह क्षेत्र आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का सीमावर्ती क्षेत्र है। तो यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो यहाँ से यहाँ तक है, इस जगह से इस जगह तक। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों, 241 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर 241 किलोमीटर बहती है। और इस क्षेत्र से और 84गढ़ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो क्षेत्र है, जो पूर्णतः राजस्थान में जहाँ ये चंबल बहती है, उस क्षेत्र में ये मात्र 135 किलोमीटर ही बहती है। उसके बाद ये सीधे यूपी में चली जाती है। यूपी में ये लगभग 264 किलोमीटर बहती है, ठीक है। और उसके बाद यमुना में गिरती है। इस प्रकार इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 965 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 264 किलोमीटर, राजस्थान में 135 किलोमीटर, और राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर दोस्तों कितना, 241 किलोमीटर, ठीक है। एक बार दोबारा इसको आप देख लीजिए। जनापाव की पहाड़ी से निकली, ठीक है, और इस पर जो बांध बनाया गया पहला कौन सा है, गांधी सागर बांध। उसके बाद ये काम 84गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करी। फिर इसमें एक जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात, जो 18 मीटर या 60 फीट ऊंचा है। उसके बाद इसमें ब्राह्मणी नदी मिली। ब्राह्मणी नदी जो इसमें मिलती है दोस्तों, तो ये ब्राह्मणी कहाँ पर मिलती है दोस्तों, ये ब्राह्मणी आपके भैंसरोगढ़ में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलती है तो कुराल नदी जो ऊपरमाल से निकलती है वो इसमें गिर जाती है। मेज नदी जो मांडलगढ़ से निकलती है वो इसमें गिर जाती है। इधर से कालीसिंध और आहू, इधर से परवन, ये सारी नदियाँ एक साथ नानेरा में मिलती हैं। पार्वती नदी पालिया में मिलती है और कुन्नू नदी करौली में जाकर के इसमें गिर जाती है, ठीक है। रामेश्वरम में सीप और बनास के साथ एक त्रिवेणी संगम बनाती है, जो एक पवित्र त्रिवेणी संगम है राजस्थान का। अच्छा दोस्तों, अब हम जो कुल बात कर रहे हैं वो बात है कि जो चंबल नदी है वो राजस्थान के कुल कितने जिलों में बह रही है। तो इस नक्शे में आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि सबसे पहले प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद कोटा, इधर कोटा है, इधर बूंदी है, इन दोनों की सीमा बनाती है।
यानी कि इन दोनों जिलों में भी बहती है। तो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, 3 तो ये हो गए। उसके बाद ये कहाँ जाएगी? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली और करौली के बाद धौलपुर। यानी कि ये जो चंबल नदी है राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। ठीक है, तो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, ध्यान रखना आप। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, अब दोस्तों बात करता हूं, मैंने आपको बताया था कि जो 84गढ़ है यहाँ से और कोटा तक ये गहरे गॉर्ज में बहती है, और कोटा के आगे निकलने पर ये गॉर्ज से बाहर निकलती है सवाई माधोपुर में, और जब रेत में प्रवेश करती है दोस्तों तो ये अवनालिका अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन क्या है दोस्तों? एक तरह का मिट्टी का कटाव, यानी कि मिट्टी में कटाव पैदा करती है क्योंकि इसकी गति बहुत तेज हो जाती है, और उस कटाव के कारण ये बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। बीहड़ भूमि, या मैं उसे कहूँ बेडलैंड, या मैं उसे कहूँ उत्खात भूमि, तो उस उत्खात भूमि का ये निर्माण कर देती है दोस्तों। ये जो उत्खात भूमि है, बीहड़ भूमि है, इसका जो टोटल क्षेत्र है दोस्तों वो है, आपको मैं यहाँ कर देता हूँ, 1.30 लाख हेक्टेयर। कितनी बीहड़ भूमि का निर्माण कर रही है? 1.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। कौन कौन से जिलों में? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन तीनों ही जिलों में बीहड़ भूमि फैली हुई है। इस बीहड़ क्षेत्र को दोस्तों डांग के नाम से भी जाना जाता है। डांग या उत्खात भूमि या बेडलैंड या बीहड़ क्षेत्र। ठीक है, तो डांग जो क्षेत्र है इसकी जो रानी है वो करौली है, और डांग का जो राजा है वो आपके धौलपुर है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक डांग क्षेत्र या सर्वाधिक जो बीहड़ भूमि है वो 1.30 लाख हेक्टेयर में से सबसे ज़्यादा किस जिले में फैली हुई है? तो सबसे ज़्यादा जो आपकी बीहड़ भूमि है वो दोस्तों सवाई माधोपुर में है। जो सवाई माधोपुर जिला है इसमें सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि फैली हुई, क्योंकि सबसे पहले एंटर तो सवाई माधोपुर में ही करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी कहाँ पे होती है? सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में ये मिट्टी में सबसे ज़्यादा कटाव पैदा करती है। ये जो डांग क्षेत्र है दोस्तों, इस डांग क्षेत्र का दस्यु लोग जो हैं, या मैं कह सकता हूँ बागी जो लोग हैं, वो बागी लोग यहाँ पे इनका सहारा लेते हैं और इनमें छिप जाते हैं। कभी तो यह क्षेत्र डकैतों के बड़े क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। फूलन देवी, जिस पर एक मूवी भी बन गई है, द बैंक्वेट क्वीन, वो भी इसी क्षेत्र में आपके डकैत बनी थी। बाद में वो लोकसभा की सांसद भी रही थी, जिनको शेर सिंह राणा जो एक राजपूत थे, उन्होंने किसी जातिगत मुद्दे को ध्यान रखते हुए कोई उनका विवाद था। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों चंबल नदी की। तो चंबल नदी में हम बात कर रहे थे, तो आपने देखा कि चंबल नदी में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, और कौन सी नदी किस साइड से मिल रही है आप इसका ध्यान रखें। अगर बाईं तरफ की हम बात करें तो बाईं तरफ से दोस्तों ब्राह्मणी मिल रही है, कुराल मिल रही है, मेज मिल रही है, और आपके बनास, ये बाईं तरफ से मिल रही है। दाईं तरफ से कौन कौन सी मिल रही हैं? तो आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती, कुन्नू और सीप, ये सारी नदियां किधर से मिल रही हैं दोस्तों? दाईं तरफ से। इसके अलावा अगर इसमें प्रश्न किया जाए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां इसमें मिल जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में शीवान, रेतम और शिप्रा, ये ऐसी नदियां हैं दोस्तों जो आपके चंबल नदी की सहायक है। यानी कि मध्य प्रदेश में शीवान, रेतम और शिप्रा नामक जो नदियां हैं वो चंबल नदी में मिलती हैं। ठीक है, शिप्रा तो एक प्रसिद्ध नदी है जिसके किनारे कुंभ का मेला लगता है, उज्जैन में पड़ती है ये शिप्रा, और ये भी किसमें गिरती है? आपके चंबल की ही एक सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं चंबल पर बने बांधों की। तो मैंने आपको 2 बांध तो बता ही दिए थे। पहला जो बांध है दोस्तों वो कौन सा है? गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में पड़ता है। दूसरा जो बांध है दोस्तों वो है राणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ पे पड़ता है आपको? ये पड़ता है आपके चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, उसके बाद कोटा में इस पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक बांध है जवाहर सागर बांध। ठीक है, जवाहर सागर बांध, यहाँ पर जवाहर अभ्यारण्य भी बनाया गया है जो घड़ियालों के लिए एक अभ्यारण्य है। ठीक है, और इसके अलावा एक बांध और बनाया गया है जो है कोटा बैराज। ये कोटा बैराज बांध दोस्तों वो होते हैं जो केवल सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो ये 3 बांध हैं ये सिंचाई नहीं, इनके अन्य भी कार्य हैं। जैसे जवाहर सागर है, तो जवाहर सागर पानी के लिए साथ साथ पेयजल के साथ साथ आपके घड़ियालों के पालन के काम आता है। राणा प्रताप सागर और जो गांधी सागर हैं इन पर बिजली भी बनाई जाती है। ठीक है,
तो ये तो बहुउद्देशीय परियोजना के तहत हैं, लेकिन जो कोटा बैराज है, जो बैराज बांध होते हैं जो केवल कह सकते हैं कृषि कार्य के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कोटा बांध जो है या कोटा बैराज जिसको हम कहते हैं, ये कृषि कार्य के लिए बनाया गया। तो इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, एक तो बाई नहर जो आपके कोटा में जाती है लाड़पुरा तक, और दूसरी है दाई नहर जो आपके बारां जिले में जाती है, ठीक है। इस प्रकार से जो आपकी चंबल नदी है ये आज मैंने क्लियर कराई है। अगर इसमें अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आपका जो समस्या है वो डाल सकते हैं, जल्द ही मैं उसका निपटारा आपको कर दूंगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप इनका लाभ उठाते हुए आगामी आने वाली परीक्षाओं में अपना परचम लहराएंगे, अपना बेस्ट रिजल्ट देंगे और अपने आप को किसी गवर्नमेंट सेवा में चयनित करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।